अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सुबह के वक्त मेरी आँख खुली, वक्त देखा तो दिन के 7 बज रहे थे। जल्दी जल्दी से नहा धोकर रात का बचा हुआ खाना गर्म करके खाया, चाय की एक प्याली पी और मजदूरों वाला लिबास पहनकर खाड़ी की तरफ रवाना हो गया। इंस्पेक्टर नाथन जेटी के लेबर ऑफिस के सामने खड़ा सिख ऑफिसर से बातें कर रहा था। मैंने करीब जाकर हाथ जोड़कर आधा झुकते हुए दोनों को राम राम कहा। इंस्पेक्टर नाथन ने घूर कर मेरी तरफ देखा, फिर सिख ऑफिसर से पूछा, ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं सरदार जी? सिख लेबर ऑफिसर ने मुझे देखा, पंजाबी में एक गाली दी और नाथन से हिंदी में कहा कि ठीक जा रहा है। मैं नमस्कार करते हुए जेटी की तरफ चल दिया। अब मेरे सामने सबसे अहम काम मजदूरों में से संघू नाम के सनहाली मजदूर से रब्ता कायम करना था, जो वायरलेस सिग्नल के मुताबिक श्रीलंका की तरफ से वहाँ सपूताज के लिए भेजा गया। अमेरिका का उजरती एजेंट था। कभी ख्याल आया कि उसे अपना कोड नंबर बताकर कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं, लेकिन उसके बारे में मुझे जो इतला मिली थी वो गलत नहीं हो सकती थी। मुझे बांस के पैगाम और हिदायत पर बेफिक्र होकर अमल करना चाहिए था। मैं कई मजदूरों के नामों से अभी वाकिफ नहीं था, शिकलों से ज़रूर शनासा था। एक तो उनके नाम बड़े अजीब थे, लेकिन उस रोज़ मैंने किसी न किसी तरह संघू नाम के सनहाली मजदूर का चेहरा देख ही लिया। ये एक नाटे कद का उधेड़ उम्र दुबला पतला काला कलोटा सा सोनाली मजदूर था, जिसने तमिल अंदाज में अपने बालों का जोड़ा सर के पीछे बांध रखा था। उसके गले में एक माला और माथे पर तिलक का निशान भी था। मैं उसकी शक्ल से शनासा था। वो तमाम मजदूरों में एक मजहबी किस्म का आदमी मशहूर था, जो फुर्सत के औकात दरख्त के नीचे बैठकर ज्ञान ध्यान भी किया करता था। एक होशियार और समझदार एजेंट को ऐसा ही करना चाहिए था। दोपहर के खाने की छुट्टी हुई तो मैंने जेटी की कंटीन से दाल भात की थाली पैसे देकर खरीदी और ज़रा परे ज़मीन पर बैठकर खाने लगा। मेरी नज़रें संघू पर लगी थीं, जो एक दरख्त के नीचे सबसे अलग थलग बैठा केले के पत्ते पर रखे चावल खा रहा था। चावल ख़त्म करने के बाद उसने मिट्टी के अबखोरे से पानी मुंह में डालकर कुली की और फिर वहीं आलती पालती मारकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं, जैसे ज्ञान ध्यान करने लगा। बाकी मजदूर टुकड़ियों में बैठे बीड़ियाँ वगैरह पी रहे थे और कुछ कुछ तमिल और तेलुगु ज़बान में बातें कर रहे थे। मैंने खाना ख़त्म करके मिट्टी की थाली को नलके के नीचे जाकर रख दिया और जेब से बीड़ी निकाल कर सुल गई और जैसे यूं ही बेफिक्री से टहलता टहलता हुआ उस दरख्त के करीब चला गया, जिसके नीचे एडन संघू बगैर ज्ञान ध्यान में मैव था। मैं उसे 4 कदम के फासले पर ज़मीन पर अकड़ों बैठकर बीड़ी के हल्के हल्के कश लगाने लगा। मैंने संघू की तरफ देखे बगैर तमिल ज़बान में ऐसा से कहा, सुना है श्रीलंका से भी तमिल यहाँ आए हुए हैं। संघू की तरफ से कोई जवाब न आया। मैंने चेहरा घुमाकर उसे देखा। वो उसी तरह आंखें बंद किए ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ था। मैंने त्रिप का पत्ता फेंकते हुए उसे अपना कोड नंबर बता दिया। एक तरह से मैंने भी बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन मुझे अपने बांस पर एतमाद था। उसकी इतना गलत नहीं हो सकती थी। कोड नंबर सुनते ही संघू ने आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखने की बजाय उसने पहला काम यह किया कि अपने इर्द गिर्द देखा कि वहाँ कोई और आदमी तो नहीं है। वहाँ आसपास हमारे सिवा और कोई करीब न था कि हमारी बात सुन सकता। अब उसने मेरी तरफ देखते हुए गौर से देखा और तमिल ज़बान में कहा, आधी रात के बाद तुम्हारे झोंपड़े में आऊँगा, अब यहाँ से चले जाओ। यह कहकर उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं और ज्ञान ध्यान में खो गया। मैं बेड़ी पाँव तले मसलता हुआ उठा और खाड़ी में बड़े स्टेमर की तरफ चल दिया, जहाँ हम स्टेमर का फर्श खुरचने के काम पर सुबह से लगे हुए थे। मैं सोचने लगा कि क्या इसको मेरी झोंपड़ी का पता है। वो तो कभी वहाँ नहीं आया था और उससे पहले मेरी बातचीत भी नहीं हुई थी, लेकिन बास ने मुझे अपने मरबूत पैगाम में कहा था कि संघू के साथ किसी वतह से रब्ता कायम किया जा चुका है। चुनाचे करीन की आशा कि उसने उस रब्ते के बाद मेरी झोंपड़ी का सुराग लगा लिया हो और मुझसे बड़ा रास्त बात करने की बजाय उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो कि जब मैं खुद उसे अपना कोड नंबर बताऊंगा। बात साफ हो चुकी थी, संघू ही वो अमेरिकी एजेंट था जिससे मिलकर मुझे अपने तबाहकुन ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाना था। रात को मैं झोंपड़ी में ही रहा। संघू के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो किस वक्त पर आएगा। दूसरी तरफ ये तशवीश भी लगी थी कि इंस्पेक्टर नाथन ना धमके। उसे मिले 3 दिन हो चुके थे। आज उसके आने का इम्कान था और ऐसा ही हुआ। मैं झोपड़ी से निकलकर हाथ मुंह धोने के लिए क्वार्टर की तरफ चलने लगा तो अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया।
दूसरे लम्हे इंस्पेक्टर नाथन धोती कुर्ता पहने मेरे सामने था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देखते ही तमिल में बोला, तुम्हारे लिए खाने पीने को लाया हूँ कैप्टन। सॉरी कल नहीं आ सका, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, शाम को घर से ना निकल सका। वो मेरे लिए कीमे वाले चावल, कचौरियाँ और भाजी वगैरह लाया था। सिगरेटों के 2 पैकेट जेब से निकालते हुए बोला, मैंने सोचा कि तुम्हारे 5 सिगरेट ख़त्म हो गए होंगे। दिन भर वैसे भी मजदूरों के साथ बीड़ियाँ पीते पीते तंग आ गए हो गया। हम क्वार्टर वाले कमरे में आ गया। इंस्पेक्टर नाथन के कहने पर मैंने मोमबत्ती जला दिया। खाने पर बातें होने लगीं। उसने बताया कि दिल्ली हाई कमांड से उसे सिग्नल मिला है कि यूरेनियम की तरसील में इससे ज़्यादा देर नहीं की जा सकती। तुम्हें कल तक हमें ऑल क्लियर का इशारा देना होगा, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हाई कमांड ने इस अमर की तरफ इशारा किया है कि यूरेनियम बाग से सिक्योरिटी टीम के साथ एयरफोर्स के त्यारे में अहमदाबाद मंगवा लिया जाएगा। मेरे जहन में पूरी की पूरी स्कीम पहले से तैयार हो चुकी थी। मैंने उस पर अमल करते हुए इंस्पेक्टर नाथन से कहा, मैं कल अपना आखिरी फैसला उसे दे दूंगा। इस वक्त मैं ये भी चाहता था कि वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से 9-2-11 हो जाए। मैंने जानबूझकर जमाया लेनी शुरू कर दी, जैसे बहुत नींद आ रही हो। इंस्पेक्टर नाथन उठ खड़ा हुआ। ओके, मैं जाता हूँ। कल तुम्हें बता देना चाहिए कि पोजीशन क्या है, ताकि हम कोई अगला कदम उठा सकें। दिल्ली एफएस से बार बार सिग्नल आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इंस्पेक्टर नाथन को रुखसत किया और मोमबत्ती बुझाकर किचन वाले दरवाजे से लगकर झरी में से पहली सी सड़क पर उसके साय को जाते हुए देखता रहा। जब वो खाड़ी वाले दरख्तों के जखीरों की तरफ गायब हो गया तो मैं क्वार्टर में से निकलकर झोपड़ी में आ गया, क्योंकि संघू ने मुझे वहीं मिलने के लिए कहा था। संघू भी एक तजर्बाकार एजेंट था, वो वहाँ मौजूद था। जब उसे तसल्ली हो गई कि इंस्पेक्टर नाथन जा चुका है तो मेरी झोपड़ी में आ गया। आते ही वो बैठ गया और तमिल ज़बान में बोला, ये नाथन यहाँ क्यों आया था? मैंने जवाब दिया, संघू, जिस मिशन पर तुम आए हो मैं भी उसी सीक्रेट मिशन पर यहाँ आया हूँ। इंस्पेक्टर नाथन को मैंने शराब और औरत का लालच देकर अपने कब्जे में रखने की कोशिश की है, और मैं इसमें कामयाब हूँ कि उससे अब दोस्त की नकल हरकत के मामले में मज़ीद मालूमात मिलती रही। आज ये मुझसे एक औरत का पता पूछने आया था, जिसको मैंने उसकी तरफ भिजवाया था, मगर वो उसके पास अभी तक नहीं पहुंची थी। बहरहाल उस पर लानत भेजो। आओ हम अपनी बातें करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद उसे मैंने अपने बारे में बताया तो वो बोला, कोलंबो से तुम्हारे बारे में मुझे ब्रीफिंग मिल गई थी। कन्याकुमारी के मशरकी साहिल पर हमारा आदमी कोलंबो से पैगाम लेकर आता रहता है। मुझे हिदायत की गई कि मैं तुम्हें 4 पेंसिल बम मुहैया करूँ। मैं वो अपने साथ लेकर आया हूँ। हमारा मिशन सपूताज का मिशन कम और भारत में तमिलनाडु के सूबे के क्याम के सिलसिले में हमवार करने का मिशन ज़्यादा है, लेकिन मेरे हेडक्वार्टर ने मुझे जो हुक्म दिया है मैं उस पर अमल करते हुए तुम्हें मतलूबा बम दे रहा हूँ। इस सिलसिले में मुकम्मल राजदारी से काम लेना होगा। फिर उसने अपने पेट के साथ लिपटे हुए कपड़े को खोला और झोपड़ी के अंधेरे में एंटीपेन साइज के 4 बम मेरे हवाले करते हुए कहा, ये बम न्यूयॉर्क में तैयार किए गए हैं। इनकी तबाही का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कोलंबो में मुझे इसकी तबाही की एक फ़िल्म दिखाई गई थी। इसमें से 2 बम टाइम सर्कुलेशन से अपने आप फटने वाले बम हैं, और वो ज़रा से दबाव या हरकत से धमाके के साथ फटकर तबाही फैलाने वाले बम हैं। मैं तुम्हें इन 2 बमों की तरकीब समझाई देता हूँ। फिर उसने मुझे तरकीब समझाई। दबाव या हरकत की वजह से फटने वाले दोनों पेंसिल बमों में नीचे की जानिब एक छोटा सा हुक लगा हुआ था। उस हुक को दबा देने के 4 सेकंड बाद ये बम फटने के लिए तैयार हो जाता था। इसके बाद अगर इसको ज़रा सी हरकत दी जाए या उस पर मामूली सा भी दबाव डाल दिया जाए तो वो फट पड़ता था। मैंने चारों बम सिंघू से लेकर झोंपड़ी में बोरिए के नीचे जहरीले सिगार के साथ खुश्क पत्तों की तह में छुपा दिया। संघू ने कहा था, ये बम हमें इसलिए दिए गए थे कि तमिलनाडु के क्याम की तहरीक के सिलसिले में अगर किसी तकरीबकारी की ज़रूरत पड़े तो हम इसे काम में ला सकें। मगर तुम इन बमों से क्या काम लोगे? मैंने उसे एटमी अपदोज और यूरेनियम को सपोताज करने के बारे में कुछ बताने की बजाय ये मनगढ़ंत कहानी सुना दिया कि मैं भी भारत के जनूबी इलाके में तमिलनाडु के क्याम की तहरीक के लिए काम करने आया हूँ। लेकिन अब मुझे 1 हफ्ता के बाद पंजाब भेजा जा रहा है, जहाँ सिखों तक बम पहुँचाने होंगे। इसलिए हमारे हेडक्वार्टर ने कोलंबो की वसासत से तुम्हारे साथ रब्ता कायम करके तुमसे मदद की दरख्वास्त की थी। मेरे दोस्त संघू, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवादी हूँ कि तुमने मेरी मदद की और मुझे वो शय दी
जिसकी मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरत थी। संघू ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, हम दोनों एक ही मिशन के आदमी हैं। मैंने तो अपना फ़र्ज पूरा किया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। संघू, क्या यहाँ रूसी अफदोज को तबाह करने के लिए मिशन पर कुछ सेनाहाली या अमेरिका के भेजे हुए तामिल एजेंट आए हुए हैं? मैंने उससे पूछा। संघू ने कान खुजाते हुए कहा, मुझे इसकी खबर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसा कोई एजेंट यहाँ पर इस वक्त नहीं है। हाँ, अगर किसी की भी भनक पड़ी तो मैं तुम्हें रात को झोंपड़े में आकर बता दूंगा। मगर तुम तो हफ्ते के बाद जा रहे हो। मैंने उसे कहा, नहीं नहीं संघू, तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो वैसे ही अपनी मालूमात के लिए पूछा था। एटमी अफदोज से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे ये कीमती बम लेने आया था। संघू जाते जाते रुक गया और बोला, इंस्पेक्टर नाथन से खबरदार रहना होगा, ये CID का आदमी है। गवर्नमेंट ने खुद इसे कस्टम में भेजा हुआ है। ये कहकर वो तेज़ी से आगे बढ़ा और किसी भूत की तरह अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैंने बिस्तर के नीचे से 4 बम निकाल कर कोने में ज़मीन थोड़ी सी खोद कर वहाँ दबा दिया। इस कदर धमाका खेज मवाद मैं अपने बिस्तर के नीचे नहीं रख सकता था। दूसरे रोज़ मैंने खाड़ी पर जाने से पहले उस जगह मिट्टी का गड्ढा ला कर रख दिया जहाँ मैंने 4 पेंसिल बम ज़मीन में दबा रखे थे। शिकार उसी तरह मेरे बिस्तर के नीचे पत्तों की तह में छुपा हुआ था। मैं काम पर आ गया और स्टेमर पर दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। संघू स्टेमर के दूसरे सिरे पर लकड़ी के फर्श की मेल कुचैल शीशे के टुकड़े से खुरच रहा था। अब मुझे अपनी सोची हुई स्कीम की दूसरी शिक पर अमल करना था। दोपहर के खाने की छुट्टी हुई तो मैं कसदन नाथन की तलाश में लेबर ऑफिस के करीब मंडलाने लगा। मुझे इंस्पेक्टर नाथन दफ्तर के अकबी दरख्तों में से आता हुआ दिखाई दिया। मैं उस रास्ते से एक दरख्त के नीचे पंजों के बल बैठकर बीड़ी पीने लगा। जब वो मेरे करीब पहुंचा तो मैंने अंग्रेजी में उसे कहा, फ़ौरन मेरी झोंपड़ी में पहुंचो। ये कहकर मैं बड़ी तेज़ी से उठा और उसे झुककर नमस्कार करते हुए खाड़ी की तरफ चल दिया। जासूस को मैंने पहले ही देख लिया था कि वो कैंटीन के छप्पर के नीचे दूसरे मजदूरों के पास बैठा मिट्टी के गिलास में चाय पी रहा था। वो मेरे रास्ते में नहीं था। मैं दूसरी तरफ से होकर अपनी झोंपड़ी की तरफ निकल गया। अभी मुझे झोंपड़ी में आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इंस्पेक्टर नाथन भी वहाँ इधर उधर देखता आ गया। वो तेज़ी से मेरी झोंपड़ी में दाखिल होकर दीवार के साथ लगकर बोरिए पर बैठ गया और बोला, दिन के वक्त तुम्हें मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था कैप्टन। मैंने कहा, एक इमरजेंसी पैदा हो गई थी इंस्पेक्टर। वो क्या? इंस्पेक्टर नाथन का मुंह खुला था। मैंने उसे कहा, जिस मजदूर पर मुझे एजेंट होने का शुबा था वो गायब हो गया है। इंस्पेक्टर नाथन ने परेशान होकर पूछा, कहाँ चला गया है वो? मैं तुम्हें कल ही कहने वाला था कि उस आदमी की निशानदही करो ताकि मैं उसे 1 सेकंड में गिरफ्तार कर लूँ। क्या वो हमारे कोई सीक्रेट कागजात साथ ले गया है? मैंने ऐसा से कहा, वो साथ कुछ नहीं ले गया, लेकिन मुझे शक है कि वो एटमी अफदोज और रनवे पर खड़े हुए एयरफोर्स के दोनों स्पेशल तैयारियों में टाइम बम लगा गया है। इंस्पेक्टर नाथन एक बार तो अपनी जगह से हिल गया, उठकर जल्दी से बहर गया, ये देखने के झोंपड़ी के बाहर खड़ा कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। फिर तेज़ी से अंदर आकर मेरे पास बैठ गया और मुतफक्किराना अंदाज में बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैंने इंस्पेक्टर नाथन की निस्वारी आंखों में आंखें डालकर ज़रा आगे को झुकते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन, तुम कैसे सीक्रेट एजेंट हो कि तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि इस किस्म के हालात में सबूत नहीं मिला करते? मुखबरी इतलात महज की आसरई की रोशनी में एक्शन लिया जाता है। तुम मुझसे सबूत मांगते हो और मुझे यह डर है कि कहीं प्यारे देश भारतवर्ष की इंतहाई कीमती अफदोज और यूरेनियम तबाह न हो जाए। फ़ौरन रनवे पर खड़े एयरफोर्स के दोनों तैयारों और एटमी अफदोज की तलाशी और मुकम्मल चेकअप का काम शुरू कर दो। ये चेकिंग इलेक्ट्रॉनिक आलात से होनी चाहिए। क्या ऐसे आलात तुम्हारे पास हैं? इंस्पेक्टर नाथन घबरा सा गया। उसे मालूम था कि मेरा ताल्लुक दिल्ली हेडक्वार्टर से है और उसने मेरे अहकामात पर अमल न किया तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। वैसे भी एटमी अफदोज की तबाही से उसका मुस्तकबिल तबाह हो सकता था। फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आलात मौजूद हैं। मैं अभी कमांड को खबरदार करता हूँ। बहुत तेज़ी से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने मुस्कुराते हुए जेब से बीड़ी निकालकर पीनी शुरू कर दिया। मेरी स्कीम की दूसरी शिक पर अमल शुरू हो चुका था। इस अहमक इंस्पेक्टर नाथन को क्या मालूम था कि स्कीम किस कदर खतरनाक और खुफिया है और जिन पेंसिल बमों की तलाशी वो अफदोज और तैयारियों के लेने वाले हैं वो इस वक्त झोंपड़ी के कोने में ज़मीन में दफन थे। उसके चले जाने के कोई आध घंटे बाद मैं खाड़ी की जेटी पर आया
तो पता चला कि तमाम मजदूरों को वहाँ से निकाल कर लेबर की तरफ भेज दिया गया है और बड़े ज़ोरों शोर से अब्दोज़ और रनवे पर खड़े हुए। एयरफोर्स ने तैयारों की तलाशी और चेकिंग का काम शुरू कर दिया है। मैं भी दूसरे मजदूरों के साथ एक तरफ होकर ज़मीन पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। मैंने एक तमिल मजदूर से पूछा कि क्या हुआ है, हमें काम पर नहीं भेजा जा रहा। उसने कंधे सुकड़ते हुए कहा, हमें कुछ मालूम नहीं, डबकनी कश्ती की तलाशी हो रही है शायद। थोड़ी देर बाद सिख लेबर ऑफिसर ने आकर मजदूरों से कहा, जाओ अपने अपने घर को चले जाओ, आज की छुट्टी है। सारे मजदूर खुश होकर उठे और शहर की तरफ चल पड़े। मैं भी अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। अभी झोंपड़ी दूर थी कि एक दरख्त के पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी, इधर आ जाओ। मैं दरख्त के करीब गया तो वहाँ शंभू ज़मीन पर बैठा था। मुझे देखते ही बोला, ये तैयारियों की और अब्दोज़ों की तलाशी किस लिए ली जा रही है? कहीं तुमने उनमें बम तो नहीं लगा दिए? तुम्हें किसी ने देख तो नहीं लिया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इतने कीमती बमों को एक अब्दोज़ के लिए ज़ाय कर दूँ। ये बम खालिस्तान के सिखों के लिए हैं। मुझे खुद मालूम नहीं कि ये अचानक क्यों शुरू हो गई है। हो सकता है कि अब्दोज़ के कमांडर को कहीं से इतला मिली हो कि अमरीकी शुमाली एजेंटों ने अब्दोज़ को सबूताज करने की कोशिश की है और एहतियात के तौर पर चेकिंग की जा रही हो। संघू जैसे सोच में पड़ गया। मैंने पहले ही मुलाकात में अंदाज़ा लगा लिया था कि वो एटमी अब्दोज़ को एटमी तबाहकारी का निशाना नहीं बनाना चाहता। उसका मिशन जनूबी भारत में रहकर तमिलनाडु के क़याम के लिए राह हमवार करना था। उसकी तकरीबकारी अपने इसी मिशन के तहत थी। मुमकिन है उसे गैर शौरी तौर पर यह भी जहन में हो कि इतनी बड़ी तकरीबकारी के बाद वहाँ पकड़ धकड़ शुरू हो जाए। ये बात उसके मिशन को नुकसान पहुँचा सकती थी। यही वजह थी कि मैंने पहली ही मुलाकात में उसके दिली जज्बात और एहसासात को अंदाज़ा लगा लेने के बाद उसे ये नहीं बताया था कि मैं एटमी अब्दोज़ को तबाह कर देना चाहता हूँ और इसी मकसद के लिए मैंने उसे पेंसिल बम हासिल किए हैं। जब उसे मालूम हुआ कि चेकिंग और तलाशी का काम इसलिए हो रहा है कि अब्दोज़ को सनहाली एजेंटों ने सबूताज करने की कोशिश की है, तो उसके चेहरे पर तशवीश के असरात नुमायाँ हो गए। कहने लगा, ये बातें हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देंगी। तुमने बम कहाँ रखे हुए हैं? हो सकता है सिक्योरिटी वाले हमारी झोंपड़ियों और मकानों की भी तलाशी लें। मैंने उसे बताया कि पेंसिल बम मैंने जंगल में ज़मीन के अंदर छुपा रखे हैं। वो राम राम कहता हुआ छोटे छोटे कदम उठाता शहर को जाने वाली पकड़ नदी की तरफ मुड़ गया। मैं अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गया और अपने स्कीम के तीसरे मरले पर गौर व फिक्र करने लगा। अभी तक हर पुर्जा ठीक तरह काम कर रहा था। सनहाली एजेंट संघू का अब्दोज़ के तकरीबकारी से एतराज़ करना और उसकी तबाही को अपने तमिलनाडु के क़याम के मिशन के लिए ख़तरनाक समझना मेरे लिए ख़तरे का बायस बन सकता था। मैंने इस मसले से निपटने का नक्शा भी अपने जहन में तैयार कर रखा था। मुझे झोंपड़े में आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इंस्पेक्टर नाथन कुछ घबराया हुआ मेरे पास आया और अपने पीछे क्वार्टर में आने का इशारा किया। उसने परेशानी के आलम में कहा, कैप्टन मेहता, हम सब मेरीन और दोनों तैयारों में किसी जगह कोई बम नहीं मिला। बम होता तो मिलता, बम तो अभी मेरे झोंपड़े में पड़े थे। मैंने बेचैनी से टहलने की अदाकारी शुरू कर दी। एकदम से रुककर इंस्पेक्टर नाथन की तरफ देखा और पूछा, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टरों की मदद से भी देखा है? इंस्पेक्टर नाथन पैर तपई पर रखकर कुर्सी पर धम सा बैठ गया और बोला, हर तरह से अब्दोज़ और तैयारियों के एक एक कोने खतरे की तलाशी ली गई है। किसी जगह कोई काबिल एतराज़ शय नहीं मिली। कैप्टन, कहीं तुम्हें गलत इतला तो नहीं मिली? तुम्हें किसने ये इतला दी थी? हमें बताओ, हम उस शख्स को गिरफ्तार करके अभी उसे सब कुछ उगलवा लेंगे। यह बड़ा सीरियस मामला है। कैप्टन, मैंने किसी कदर तेज लहजे में कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं इसे बच्चों का खेल समझ रहा हूँ? ये मेरे भारतवर्ष की इज़्ज़त और वक़ार का मसला है। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि हमारा देश एटमी अब्दोज़ और यूरेनियम जैसी कीमती धात से महरूम हो जाए। फिर मैंने बेचैनी से टहलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कहने लगा, मुझे क्या मालूम था कि वो कम बखत गायब हो जाएगा। मुझे इल्म होता तो मैं उसे पकड़ कर तुम्हारे हवाले कर देता, लेकिन वो मुझे बहुत कुछ बता सकता था, इसलिए मैंने उसे खुला छोड़ दिया था। उसने कोलंबो से आए हुए किसी गुमनाम शख्स के हवाले से मुझे इशारतन बता दिया था कि एटमी अब्दोज़ और तैयारों में धमाके से फट जाने वाला मादा रखा गया है। फिर वो चला गया। मैंने फ़ौरन तुम्हें इतना कर दिया, लेकिन इसके बाद वो मुश्तिबा शख्स न जाने कहाँ गायब हो गया। इंस्पेक्टर नाथन ने अपने माथे को उंगली से रगड़ते हुए सर झटक दिया और बोला, काश वो शख्स हमारे हाथ आ जाता, मगर अब वो हमारी पहुंच से दूर निकल गया है। वो तो श्रीलंका पहुंच चुका होगा। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन मेहता? धमाका खेज मवाद तो कहीं भी नहीं है।
ना अबदोज में ना रनवे पर खड़े तैयारों में, बल्कि हमने तो डिटेक्टरों की मदद से जंगल वाले गोदाम लेबर ऑफिस है और हैंगर का भी चप्पा चप्पा देख लिया है। अब अपने स्कीम के तीसरे मरले पर अमल शुरू करने का वक्त आ गया था। मैं बेचैनी से टहलता रहा, फिर अचानक बेड की पट्टी पर बैठ गया, जैसे गहरी सोच में डूब गया हूँ। अचानक सर उठाकर इंस्पेक्टर नाथन को देखा और पूछा, यूरेनियम का ब्लैक बॉक्स कहाँ है इस वक्त? नाथन ने जवाब दिया, वो अब दोस्त के तार पेड्रो में रखा हुआ है। मैंने जल्दी से कहा, फ़ौरन यूरेनियम के ब्लैक बॉक्स को अब दोस्त से निकाल कर जंगल वाले गोदाम में छुपा कर बाहर पहरा लगा दो। और उसका इल्म सिवाय तुम्हारे और अब दोस्त के कमांडर शिवाजी के और किसी को नहीं होना चाहिए। और हाँ, कल से तमाम मजदूरों को काम पर आने दिया जाए। उन्हें यह तासुर दिया जाए कि अब दो और तैयारों की सफाई वगैरह का काम हो रहा है। मैं कल आऊँगा। इंस्पेक्टर नाथन उस वक्त चला गया। अभी तीसरा पैर था और दिन की रोशनी जंगल और खाड़ी में फैली हुई थी। मैं क्वार्टर से निकलकर झोंपड़ी में आ गया। बाहर लकड़ियाँ चुनने के बहाने मैंने झोंपड़ी के इर्द गिर्द घूम फिर कर अच्छी तरह तसल्ली कर लिया। वहाँ कोई न था। फिर झोंपड़ी में आकर कोने में बोरी के पीछे मट्टी हटाकर चारों पेंसिल बम निकाले और गौर से उनका जायजा लेने लगा। ये एक पुराने ज़माने के एंटी पेन की तरह के बम थे, जो हुक आगे करने के बाद ज़रा से दबाव और थोड़ी सी हरकत देने पर ही फट जाते थे। इन दोनों बमों के रंग नीले थे। दूसरे दो बम सुर्ख रंग के थे और ये टाइम बम थे। इनकी कैप पर एक छोटा सा सुर्ख गोल डायल था, जिस पर घड़ी की तरह देरे में 1 से 12 तक के हिंसे लिखे हुए थे। एक सुई भी मौजूद थी। डायल के नीचे 2 बटन थे। संघू के कहने के मुताबिक सुई को किसी भी हिंसे पर लाया जा सकता था। नीचे वाला बटन दबा देने से बम के अंदर लगे हुए कला की गरारी चलने लगती थी। मैंने चारों पेंसिल बम वापस अपनी जगह पर छुपा दिया और बोरियों को हटाकर खुश्क पत्तों के गड्ढे के अंदर रखे जहरीले शिकार को देखा और उसे भी वहीं रहने दिया। अब इन चीज़ों का काम शुरू होने ही वाला था। दूसरे दिन सुबह सुबह इंस्पेक्टर नाथन मेरे लिए डबल रोटी और दूध का पैकेट लेकर आ गया। उसने बताया कि मेरी हिदायत के मुताबिक यूरेनियम के बॉक्स को अब दोस्त से निकाल कर जंगल वाले गोदाम में छुपा दिया है और बाहर पहरा भी लगा दिया है। मेरे लिए यह पता चलाना बहुत ज़रूरी था कि यूरेनियम बॉक्स किस जगह छुपाया गया है। मैंने कहा, किसी ऐसी जगह तो नहीं छुपाया कि जहां उस पर नज़र पड़ जाए, क्योंकि मुझे शक है कि महफूर सनाली एजेंट का एक न एक साथी हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ ज़रूर मौजूद है। इंस्पेक्टर नाथन कहने लगा, बॉक्स गोदाम के कोने में नारियल के ढेर के नीचे छुपा दिया गया है। वेरी गुड, मैंने हथेलियाँ रगड़ते हुए कहा। फिर कुछ परेशानी से बोला, इंस्पेक्टर नाथन, तुम कहते हो कि मुश्तबा सेनाली एजेंट फरार होकर श्रीलंका पहुंच चुका है, लेकिन मुझे शुबा है कि वो अभी तक यहीं खाड़ी के किसी खुफिया ठिकाने में छुपा हुआ है। वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इंस्पेक्टर नाथन बोला, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम यूरेनियम बॉक्स को आज ही रात अहमदाबाद पहुंचा दें और एटमी अफदोज को खाड़ी से निकाल कर खुले समंदर में ले जाएं। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मद्रास से मुझे रात को हिदायत मिली है कि मैं यूरेनियम बॉक्स जितनी जल्दी हो सके खाड़ी की जेटी से निकाल कर अहमदाबाद रवाना कर दूँ। मैंने उन्हें यहाँ के सारे हालात बता दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अब दोस्त को भी पांडिचेरी की तरफ रवाना कर दिया जाए। मैंने किसी कदर झिंझला कर कहा, मद्रास हेडक्वार्टर को क्या पता है कि यहाँ सूरत हाल कितनी नाजुक है। भगवान न करे कि कुछ हो गया तो सारी मुसीबत हम पर नाजिल होगी, सारा इल्ज़ाम हम पर ही धरा जाएगा। तुम लोग आखिर किस लिए खाड़ी में बैठे थे? तुम लोगों को जब खबर मिल चुकी थी कि दुश्मन के एजेंटों ने अबदोज में बम लगा दिया है, तो फिर पूरी तरह तलाशी लिए बगैर अबदोज को खाड़ी से क्यों बाहर जाने दिया? इंस्पेक्टर नाथन पर मेरी दलील का खातिर खा असर हुआ, मगर वो मायूसी से सर को हिलाते हुए बोला, लेकिन कैप्टन मेहता, हम कर भी क्या सकते हैं? जहाँ तक तलाशी का ताल्लुक है, मैंने अपनी निगरानी में अबदोज और दोनों तैयारों की एक एक शय की पड़ताल की है। किसी जगह कोई एक कील भी फालतू पड़ा हुआ नहीं मिला। अब मैंने अपने स्कीम की चौथी शिक पर अमल करते हुए कहा, मैं खुद तैयार हूँ और अबदोज की तलाशी लूँगा, लेकिन जब मैं तलाशी लूँ तो उस वक्त अबदोज में सिवाय कमांडर शिवाजी वहाँ हमले का कोई और आदमी मौजूद न हो।